लाइफ यूनिट ऑफ लाइफ में हम कुछ बातें बता रहे थे कि सेल किसे कहते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा पॉइंट हमने क्या डिस्कवरी ऑफ सेल्स को लेकर के रॉबर्ट हुक ने देखा था। कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया था बताइए। ये पेड़ का जो छिलका था बाहर उसमें दिखा और ये डेड सेल्स था और डेड सेल्स की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। क्लियर। फिर हमने ये कहा ये 1665 में और इन्होंने ये देखा कि मधुमक्खी के छत्ते आकार का एक स्ट्रक्चर दिखा जिसका नाम उन्होंने सेल रखा। क्लियर। सेकंड पॉइंट हमने ये कहा कि हमारे पास सेल डिवीजन के बाद यानी हमारे जितने भी सेल थ्योरी की बात आती है, ठीक है। सेल थ्योरी के बारे में किसने बताया था? मैथियस लाइडेन और थियोडोर स्वॉन। मैथियस लाइडेन क्या थे? जर्मन के बोटेनिस्ट और जबकि हमारे पास थियोडोर स्वॉन कौन थे? ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट। एक 1838 में आए थे और एक 1839 में आए थे। क्लियर। दोनों ने मिलकर के क्या किया था? सेल थ्योरी दी। दोनों ने मिलकर के क्या किया था बताइए? सेल थ्योरी दी थी। और सेल थ्योरी में उन्होंने क्या बातें बताई कि चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल्स हो ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। क्लियर। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये कहा कि ये कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि नया सेल बनता कैसे है, ठीक है। तो उसको बताने के लिए सेल थ्योरी के लिए एक हमारे पास कौन साइंटिस्ट है? रुडोल्फ विर्चो, ठीक है, 1855 में। और उन्होंने कुछ बातें बताई। उन्होंने क्या बातें बताई? ओमनिस सेलुलर इज सेलुलर, यानी जितने भी सेल्स होते हैं वो अपने पुराने ही सेल से क्या होते हैं? ओरिजिनेट होते हैं यानी एराइव होते हैं। क्लियर। यानी फाइनल सेल थ्योरी किसने दी बताइए? फाइनल सेल थ्योरी रुडोल्फ विर्चो। जब आपसे कोई पूछेगा सेल थ्योरी वाज गिवन बाय तो मैथियस लाइडेन एंड थियोडोर स्वॉन बताएंगे। सेल लीनिएज थ्योरी जो होती है, ठीक है, वो किसने बताया था? रुडोल्फ विर्चो ने बताया, ठीक है। फाइनल सेल थ्योरी उन्होंने दी थी। फिर दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास कि जितने भी सेल थ्योरी की बातें की जा रही थी ये हो गए हमारे पास। फिर ओवरव्यू ऑफ सेल्स देखा। अगर प्लांट सेल की स्टडी करनी होगी तो हम क्या लेंगे बताइए? अनियन पिल। और अगर एनिमल सेल्स की स्टडी करनी होगी तो मैं क्या लूंगा? सिक सेल्स लूंगा। कितना हो गया था हमारे पास? सेकंड पार्ट हमने ये कहा था कि हमारे लिए जितना भी सेल थ्योरी की बात हो गई। क्लियर। फिर इधर ओवरव्यू हो गया। हमने ये ओवरव्यू देखा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब डिस्कवरी हो चुकी थी, इन्वेंशन हो चुका था, उसके बाद कुछ बातों का एहसास हुआ हमें कि सेल के अंदर कई सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं जिनकी स्टडी करना मेरे लिए आसान हो गया। तो हमने सेल के अंदर देखने की कोशिश की तो वहां पे कई सारे कंपार्टमेंट यानी चेंबर नजर आए मुझे। और यही कंपार्टमेंट क्यों जरूरी होता है किसी भी सेल्स के अंदर? क्योंकि ये वर्क एफिशिएंसी को हमारे क्या कर देता है? बढ़ा देता है। क्लियर। फिर हमने ये कहा कि हमारे पास कंपार्टमेंटलाइजेशन इंक्रीजेस द वर्क एफिशिएंसी ऑफ एनी सेल्स। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमने ये कहा कि ओवरव्यू देखा तो कई सारे सेल्स डिफरेंट साइज में वेरी कर रहे थे, डिफरेंट शेप में वेरी कर रहे थे। साइज की बात करेंगे तो सबसे पहले माइक्रोप्लाज्मा बताया था 0.3 माइक्रोमीटर, बोली बात सही है। उसी का एक मेंबर है पीपीएल, ठीक है। नहीं मालूम? चलिए लिख लीजिए उसके बारे में भी अभी नहीं, ठीक है। तो माइक्रोप्लाज्मा में हमने बताया था 0.1 से लेकर के 0.3 माइक्रोमीटर बताया था। क्लियर। 0.3 जो होता है वो माइक्रोप्लाज्मा और जो 0.1 अंडरलाइन करके लिखा था वो पीपीएल का ही है। इसका आप बताइए? पीपीएल का है। दूसरा पॉइंट हमने बताया था आरबीसी का सेल स्ट्रक्चर तो 5 to 7 माइक्रोमीटर। फिर प्रोकैरियोट का हमने बताया था 10 to 12 सॉरी कितना बताया था प्रोकैरियोट का 3 to 5 माइक्रोमीटर। और यूकैरियोटिक सेल्स का हमारे पास कितना था 10 to 12 माइक्रोमीटर। क्लियर। और कुछ बताया था? बस इतना ही था। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि सेल जो होते हैं वो डिफरेंट शेप में भी वेरी करते हैं। डिफरेंट शेप में हमारे पास एनसीईआरटी ने 5-6 डायग्राम दिए गए हैं, उनके बारे में डिस्कस करना था। सबसे पहले आरबीसी का जिक्र किया है इन्होंने। आरबीसी का शेप कैसा होता है बताइए? बाइकॉन्केव होता है, राउंड होता है। फिर उसके बाद डब्ल्यूबीसी का अमीबॉइड शेप का। फिर उसके बाद कॉलमनरी एपिथेलियम का ये लॉन्ग एंड नैरो, ठीक है। फिर उसके बाद किसका था? नर्व सेल्स का लॉन्ग एंड ब्रांच। और फिर उसके बाद मेसोफिल सेल्स, ट्रैकिड्स का क्या होता है? इलॉन्गेटेड एंड विद टेपरिंग एंड। क्लियर। फिर उसके बाद हमने क्या बताया था? मेसोफिल सेल्स का ओवल शेप का होता था। क्लियर। फिर उसके बाद हमने ये कुछ बातें बताई थी क्या बातें बताई थी? अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऐसा चीज जो अगर एक सेल से कम है तो वो नॉन लिविंग में ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। जैसे वायरस क्या है? सेल नहीं है, इसलिए वो स्ट्रिक्टली क्या है बताइए? नॉन लिविंग, ठीक है। वायरॉइड क्या है? प्रोटीन मॉलिक्यूल है या फिर हमारे पास जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड यानी ये क्या है? नॉन लिविंग, ठीक है। प्रायोन क्या है? नॉन लिविंग। यानी ये सब क्या है बताइए? नॉन लिविंग की कैटेगरीज में आते हैं। यही तक करना। कुछ बातें हम यहाँ से ध्यान से सुनते रहें। हमारा मेन मकसद ये है कि किसी भी तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन हो वो हो जाए।
इसमें ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। क्लियर? हमें बेसिक सी बातें और उनसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करनी है। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम ऐसे करा रहे हैं। ध्यान रखिए, हमने ये कहा कि अगर आपसे कोई पूछे यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंसेस है, मैक्सिमम क्वेश्चन वही पूछेंगे आप। क्लियर? हमारा मेन मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हम जितना ज्यादा पढ़ाते हैं, हमारा मेन मकसद ये होना चाहिए कि मैक्सिमम क्वेश्चंस लग जाएं आपके। अगर सेल से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं यूनिट ऑफ लाइफ से, तो आपके यहाँ लग जाने चाहिए क्वेश्चन। ठीक है? तो सुनिए कैसे। अब हमारे पास क्या आता है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में डिफरेंस हमें समझना है। अभी लिखेंगे नहीं, अभी हम बता रहे हैं, आपको सुना रहे हैं। क्लियर? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में हमें डिफरेंसेस समझना है। प्रो का मतलब हम ये समझते हैं प्रिमिटिव। प्रो का मतलब हम क्या समझते हैं बताइए? प्रिमिटिव। और कैरियर टर्म किसके लिए यूज किया जाता है? न्यूक्लियस के लिए। क्लियर? और यू का मतलब आप क्या समझते हैं? यू का मतलब हम क्या समझेंगे? ट्रू। और कैरियर का मतलब किसके लिए यूज किया जाता है? न्यूक्लियस। ठीक है? हम एक एक डिफरेंसेस आपको बताएंगे। आपको पहले कैरेक्टर की जाती है। अरे ऐसा सही बोल नहीं पा रहे तुम्हारे की जान होने के तो क्या बात कर रहे हो? देखो तो देखना अब सही है। फील बेटर शिकायत नहीं आनी चाहिए, बस ये देख लेना। ठीक है? सुनिए ध्यान। अब हमारे पास क्या आता है? ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस और ट्रू न्यूक्लियस, यानी किसके बेसिस पे हम बताना चाह रहे हैं आपको। क्लियर? तो हम एक एक कैरेक्टर के बारे में लिख रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं? कुछ कैरेक्टर के बारे में लिखेंगे। किसके बारे में लिखेंगे बताइए? कुछ कैरेक्टर के बारे में लिखेंगे। ध्यान से सुनिए, एक एक कैरेक्टर के बारे में ध्यान से सुनेंगे। क्लियर? सबसे पहला कैरेक्टर हमारे पास आता है न्यूक्लियस। सबसे पहला कैरेक्टर क्या आता है? न्यूक्लियस। क्लियर? इनमें क्या होता है? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाए जाते, इनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है? यानी सबसे पहला कैरेक्टर आता है इनके पास मेरे भी होता है कि सर में भी होता है। इनके पास क्या होता है? डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट है। क्लियर? इनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस क्या है? अब तक इनसे जितने भी 10 क्वेश्चन उठे हैं, 10 क्वेश्चन भी यहीं पे करा देंगे आपके। क्लियर? पहले इन पे बेसिस पे आना है। जितने भी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट हैं, प्रिमिटिव टाइप के हैं, इसलिए इनको हम एक नाम से और जानते हैं, इनसिपिएंट न्यूक्लियस। किस नाम से जानते हैं? इनसिपिएंट न्यूक्लियस। क्लियर? दूसरा पॉइंट, इनका दूसरा भी नाम है, इनको हम जीनोफोर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीनोफोर। यानी नाम अनेक हैं बट बोला सबकी जगह अलग अलग जा रहा है। ठीक है? अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिया गया है। इनका एक नाम और है, अभी नाम सुना है न्यूक्लियर का। क्लियर? यानी इनके पास क्या है कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। पहली बार क्वेश्चन इनसे उठा था, इनसिपिएंट न्यूक्लियस क्या है, किसको कहते हैं? जितने भी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट नहीं है किसी के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनसिपिएंट। यानी रिड्यूस्ड फॉर्म में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्लियर? शुरुआती के समय में जब हमारे पास इवोल्यूशन हो रहा था, तो जब पहली बार न्यूक्लियस बने थे, तो इस टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्लियर? और ये सब के सब बैक्टीरिया में ही नजर आएंगे। क्लियर? फिर उसके बाद हमारे पास जीनोफोर, फिर न्यूक्लियर। एक पहला डिफरेंस ये है। क्लियर? दूसरा डिफरेंस देखते हैं। चलिए पहला डिफरेंस लिख के रहते हैं ना।
ऐसे आप एक कॉलम बनाइए, एक तरफ कैरेक्टर लिखिएगा, एक तरफ प्रोकैरियोट, एक यूकैरियोट। अब दोनों में डिफरेंसेस हम लिखते चले जाएंगे। क्लियर? किसी किसी में इनके पास न्यूक्लियस होता है, फाइब्रल फॉर्म में पाए जाते हैं, इसलिए इनको फाइब्रिलर बोलते हैं न्यूक्लियस। हो गया। दूसरा देखेंगे कैरेक्टर। आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बताइए, इसके बारे में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? प्रेजेंट होती है, एब्सेंट होती है? क्या ख्याल है आपका? एब्सेंट होती है। इनके अंदर क्या होती है? प्रेजेंट। जल्दी करिए। तीसरा कैरेक्टर, न्यूक्लियोलस के बारे में बताइए। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है? न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है या एब्सेंट? कितने लोगों को लगता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा? चलिए 4 ऑप्शन हम दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है। पहला आपने ये कहा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट इन, ठीक है, या फिर ऐसे लिख ले न्यूक्लियोलस आर नंबर 1 प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड एब्सेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। चलो सही है, कोई सही नहीं है। न्यूक्लियोलस आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड एब्सेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। कितने लोग सही है? सही है। मारेंगे आप भाई, कंफ्यूजन में क्या ऐसे से कर रहे हैं? तेरे सर को ऐसे से कर रहे हैं, मैंने कहा न्यूक्लियोलस आर प्रेजेंट इन कहां? प्रोकैरियोटिक सेल एंड एब्सेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। कितने लोग सही? प्रेजेंट इन बोथ। मेरा हर बार आंसर चेंज हो रहा है। इससे पहले भी आंसर यही बताइए, ये सही होगा, फिर इसमें भी ये बोली हाँ। किसी में प्रेजेंट नहीं होता, दोनों में एब्सेंट होता है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको, बताइए कौन कौन से किसमें प्रेजेंट कराएंगे? दोनों में प्रेजेंट होता है। चलिए लिख रहे हैं। न्यूक्लियोलस जो होती है एब्सेंट होती है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और प्रेजेंट होती है किसमें? क्लियर? नेक्स्ट लिखेंगे हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन नेक्स्ट आता है हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा कैरेक्टर है? चौथा कैरेक्टर है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन बताइए किसमें प्रेजेंट होता है? हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। इधर हमारा प्रोकैरियोट है, इधर हमारा क्या है? यूकैरियोट, ठीक है। चलिए हिस्टोन प्रोटीन बताइए किसमें प्रेजेंट होता है? दोनों में प्रेजेंट होता है या दोनों में एब्सेंट होता है? या इसमें प्रेजेंट या इसमें एब्सेंट, या इसमें एब्सेंट या इसमें प्रेजेंट? दोनों में प्रेजेंट। क्या बोल रहे? किसमें प्रेजेंट होता है, किसमें एब्सेंट होता है? दोनों में प्रेजेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट में, प्रेजेंट होता है यूकैरियोट में। देख रहे हो कितना गलतियां होने के चांसेस हैं। ये सब के सब कुछ स्पेसिफिक पूछे गए, लाइन बाय लाइन देखेंगे, मॉड्यूल लगाएंगे आपको सब मिलेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ें। कंफ्यूज कर दिया ना। चलो नॉन हिस्टोन प्रोटीन बताइए।
नॉन स्टोरेज प्रोटीन किसमें प्रेजेंट किसमें एब्सेंट कि दोनों में प्रेजेंट कि दोनों में एब्सेंट? अब नहीं बोलोगे बोल दो नॉन स्टोरेज प्रोटीन बोला किसमें प्रेजेंट होते किसमें एब्सेंट? चलो मार्किंग तो नहीं करता नॉन स्टोरेज प्रोटीन नॉन स्टोरेज प्रोटीन जो होती है हमारे पास दोनों में प्रेजेंट होती है। क्लियर? नॉन स्टोरेज प्रोटीन हमारे पास दोनों में प्रेजेंट होती है। क्लियर? बट हमें पढ़ाया जाता है यूकैरियोटिक में बेसिकली जब जेनेटिक मैटर पढ़ाते हैं। ठीक है? अब हमारे पास नॉन स्टोरेज प्रोटीन के बारे में प्रोकैरियोटिक के बारे में कोई जिक्र नहीं करता। एक बार जिक्र किया था वो भी एएफएमटी में। ठीक है? जब हम लोग एग्जाम देते थे तब एएफएमटी होता था, उस दौरान पूछा गया था जो नॉन स्टोरेज प्रोटीन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं उसका नाम क्या है? एक एग्जांपल लिख लेते हैं उसी बेसिस पे। ठीक है? पॉलीएनिन का नाम सुना? बायोमॉलिक्यूल में पूछा गया था। क्लियर? जल्दी करिए। हो गया? 6 देखते हैं बता पाओगे। डीएनए किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? डीएनए किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, किसके अंदर एब्सेंट होते हैं, या दोनों में प्रेजेंट होते हैं या दोनों में एब्सेंट होते हैं? डीएनए दोनों में प्रेजेंट होते हैं। चलिए दोनों में प्रेजेंट मान लिया, दोनों में प्रेजेंट मान लिया। क्लियर? किसमें डबल स्ट्रैंड किसमें सिंगल स्ट्रैंड? यूकैरियोट में डबल स्ट्रैंडेड, इनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड, इनके अंदर भी डबल स्ट्रैंडेड। यही तो पूछना था। क्लियर? किसके अंदर सर्कुलर किसके अंदर लीनियर? सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसके अंदर सर्कुलर डीएनए किसके अंदर लीनियर डीएनए? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है वायरस के अंदर होता है। वायरस नॉन लिविंग है, ये लिविंग के कैरेक्टर में बता रहा हूं। समझ आएगा? चलिए बताइए प्रेजेंट दोनों में डीएनए, दोनों में डबल स्ट्रैंडेड है, किसमें सर्कुलर किसमें लीनियर? इनमें सर्कुलर और इनमें लीनियर। हमारे अंदर कैसा डीएनए? लीनियर। समझेगा? चलिए किसके अंदर हमारे पास डीएनए जो होते हैं एटी रिच और इसमें जीसी रिच, गुआनिन और साइटोसिन, और एटी का मतलब एडेनिन और थाइमिन। बोल रहे जब सभी गलत बोल रहे हैं तेरा क्या है? तू भी बोल रहे कुछ। किसमें जीसी रिच किसमें एटी रिच? इसमें जीसी रिच, इसमें एटी रिच। क्लियर? एडेनिन और थाइमिन सबसे ज्यादा पाई जाती है। इनके अंदर गुआनिन और साइटोसिन की संख्या ज्यादा पाई जाती है। क्लियर? जल्दी करिए। क्लियर? एक चीज और बताइए, किसमें पैक्ड होते हैं किसमें नेगेड होते हैं? पैकेजिंग तो हो रही है ना, स्टोर पाई जा रही है कि नहीं? बोलिए पैकेजिंग में कौन मदद करता है? स्टोर प्रोटीन। यानी इनके अंदर कैसी होगी बताइए? पैक्ड होंगी, और इनके अंदर कैसी होगी बताइए? नेगेड। बोलिए बात सही है?
8-10 क्वेश्चन लग जाएंगे सारे जितने भी कंफ्यूजन होंगे आपके। क्लियर? आगे बढ़े। डीएनए हो गया हमारे पास। चलिए अब आते हैं हमारे पास क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए? क्लियर? क्रोमोसोम्स के 4 कैरेक्टर जरूर होने चाहिए, जरूर प्रेजेंट होने चाहिए। क्लियर? एक तो राइबोसोम्स का होना बहुत जरूरी है, डीएनए का होना जरूरी है, आरएनए का होना जरूरी है और हिस्टोन प्रोटीन का होना जरूरी है। क्लियर? अब हमें बताइए किसमें क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, किसमें नहीं पाए जाएंगे। प्रोकैरियोट्स में क्रोमोसोम्स नहीं पाए जाएंगे, पाए दोनों में जाएंगे। ठीक है? एक में ट्रू क्रोमोसोम्स होगा, एक में फॉल्स। समझ गए? यानी हमारे पास जो होते क्रोमोसोम्स सही तरीके से क्रोमोसोम से इनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स नहीं पाए जाते। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट ए ट्रू क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि जो क्रोमोसोम्स के कैरेक्टर होते हैं कुछ फुलफिल नहीं हो रहे हैं हमारे किसमें, प्रोकैरियोट्स में। क्लियर? इसलिए इनको क्या बोलते हैं, नॉट ए ट्रू क्रोमोसोम। ठीक है? और इनके अंदर ट्रू क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। हो गया? इसके नीचे दिख रहा है, लिख लें। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल के बारे में बताइए। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल के बारे में हमें बताइए। किसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं और किसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। चलिए बताइए। प्रोकैरियोट के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल ऑप्शन, इनके अंदर, ठीक है। सुनिए, एक बहुत पुराने जमाने के क्वेश्चन था, ठीक है। पूछा जाता है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट, एक्सेप्शन आ गया। क्लियर? प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सभी के प्रोकैरियोटिक, जितने प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं सभी के अंदर क्या पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। किसी एक में एब्सेंट प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन बाउंड, उसका एक्सेप्शन क्या है? कोई बता दे एक्सेप्शन। मैं बताऊं, याद नहीं आ रहा। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्या पाए जाते हैं, थैलाकॉइड पाया जाता है। और थैलाकॉइड इज अ मेम्ब्रेन बाउंड। समझ रहे हैं? यानी साइनोबैक्टीरिया इनका एग्जांपल है, साइनोबैक्टीरिया इनका एग्जांपल है, ठीक है, एक्सेप्शन है। और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं बताइए, थैलाकॉइड। और थैलाकॉइड एक तरीके का कैसा मेम्ब्रेन बाउंड है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। ये एक्सेप्शन में आता है। क्लियर? समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा कितना था, 9। 9th में हमारे पास मेम्ब्रेन लेस, मैं बोल रहा हूं, क्लियर? मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स में। किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, किसके अंदर एब्सेंट होते हैं? चलिए बताइए। एक तरफ हमारा इधर क्या है, प्रोकैरियोट है, इधर हमारा क्या है, यूकैरियोट। ठीक है? मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल कहां पाए जाते हैं? दोनों में पाए जाते हैं। यस सर, दोनों में पाए जाते हैं, तो दोनों में प्रेजेंट होते हैं। जरा एग्जांपल बता सकते हैं दोनों में? इनका एग्जांपल बताइए जरा।
एग्जांपल है इनका राइबोसोम्स। इनके अंदर एग्जांपल बता सकते हैं? इनके अंदर एग्जांपल क्या है? सेल, राइबोसोम्स, कुछ और बताइए। क्लियर? अभी दो ही एग्जांपल रखते हैं, दो एग्जांपल अभी जब हम आगे पढ़ाएंगे इंटर मेमोरी सिस्टम तब उसमें बताएंगे। क्लियर? यहाँ पे कुछ बातें हमें अच्छे से लिखनी है। राइबोसोम्स के बारे में कुछ बातें बताइए। कैसा राइबोसोम्स पाया जाता है? 70s राइबोसोम्स। इनकी दो यूनिट होती हैं, एक में कैसा एस 30s और एक में हमारे पास 50s। 50 और 30 मिलकर के कितने होते हैं? 70 मारेंगे। ठीक है, बायो पे 70 बताएं इसका कारण। क्लियर? फिर उसके बाद आता है हमारे पास इनको हम स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। कैसा ऑर्गेनेल बोलते हैं बताइए? स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल इनको बोलते हैं। क्लियर? स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल के बाद ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, यानी सबसे ज्यादा नंबर में भी पाई जाती है और सबसे छोटी छोटी भी पाई जाती है। क्लियर? दूसरा पॉइंट, इनको हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम क्या बोलते हैं बताइए? प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। राइबोसोम्स के ही बारे में ये थोड़ा थोड़ा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, राइबोसोम्स में हेडिंग करवाऊंगा तो उसके बारे में डिटेल में जानकारी रखेंगे। ये अभी छोटे मोटे जो क्वेश्चन होंगे आपके हो जाएंगे। क्लियर? एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो हो जाएंगे, बट अच्छे लेवल के क्वेश्चन अभी इससे नहीं हो पाएंगे। क्लियर? चलिए बताइए इनके अंदर राइबोसोम कैसा होता है बताइए? 70s या 80s? 80s भी पाए जाते हैं और कई कई जगह पे हमारे पास 70s भी पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल 70s का एग्जांपल, अरे बोलिए, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना है? उनके अंदर 70s राइबोसोम पाए जाते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट है इनके बारे में और बताइए। प्लास्टिक का नाम सुना है? प्लास्टिक में भी वो भी कौन सा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर कैसा है? 70s राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्लियर? अगर 80s में बोल रहा हूं आपसे तो सब यूनिट में कितने कितने आएंगे बताइए? एक में 40s आएंगे और एक में कितने? 60s आएंगे। 40 और 60 मिलकर के कितने होते हैं? 80 होते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है कि ये राइबोसोम्स हमारे दूसरे सेल ऑर्गेनेल के बीच में भी पाए जा रहे हैं ना? अरे बोलिए, इसलिए इनको ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल भी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है बताइए? ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल भी बोलते हैं। क्या समझे? क्लियर? यानी जो राइबोसोम्स होते हैं वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड के अंदर भी नजर आते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल भी बोलते हैं। क्लियर? हो गया? चलिए हम अपने जमाने का क्वेश्चन बताते हैं। हमारे जमाने में इनको कहते थे यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल, यानी कोई भी अगर सेल पढ़ रहे हैं तो राइबोसोम्स जरूर नजर आएगा, या जैसा भी सेल। क्लियर? तो इनको हम क्या बोलते थे बताइए? यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल। कभी कभी ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाएगा यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल किसे कहते हैं, तो आप किसको बताएंगे बताइए? राइबोसोम्स को ही बताइए। क्लियर? कितने हो गए? 0.9 हो गए क्या? बस करें क्या लिखा है? बस करें, एक और लिख 10 करते हैं। 10 पॉइंट लिख दीजिए मेरे पास। क्या ख्याल है? ले लग रहा है।
फ्लैगेला किसमें प्रेजेंट होती है, किसमें एब्सेंट होती है? प्रोकैरियोट में फ्लैगेला प्रेजेंट होती है। कितने लोग कहते हैं हाँ? कितने लोग बोल रहे हैं ना? दोनों में प्रेजेंट होती है, दोनों में एब्सेंट होती है। चलो 4 ऑप्शन दे दिए। फ्लैगेला किसके अंदर प्रेजेंट होती है, किसके अंदर एब्सेंट होती है? डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन पूछे गए। क्लियर? ये सब पीवाईक्यू मैंने कराया है। 10 क्वेश्चन पीवाईक्यू से उसी में डिफरेंस बता दिया। क्लियर? कुछ बताइए। दोनों में प्रेजेंट होती है। क्या बोला? दोनों में प्रेजेंट होती है। चलिए अब क्वेश्चन बनता है, फ्लैगेला जो होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर किस प्रोटीन की बनी होती है? यहाँ पे फ्लैगेला जो होती है फ्लैगेलिन प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? यूकैरियोट में फ्लैगेला किसकी बनी होती है? यूकैरियोट में ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। क्लियर? जल्दी करिए। सुनिए एग्जांपल लिख लेते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन है, which of the following members does not include in prokaryote and does not include eukaryote, या फिर which of the following organisms are included in prokaryote या included in eukaryote। जितने भी अब यहाँ से टॉपिक उठेंगे सब के सब कॉमा दे करके ही 5-6 मेंबर दिए जाएंगे आपके। ठीक है, अब आपसे ये पूछेंगे कौन से यूकैरियोट है, कौन से प्रोकैरियोट है। 1 2 3 4 आप करके बताइएगा कि ये यूकैरियोट ये प्रोकैरियोट। सेम यही नियम फॉलो करना है हमें किसमें? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। सेम यही नियम फॉलो करना है हमें किसमें? प्लांट किंगडम में। और सेम यही फॉलो करना है किसमें? एनिमल किंगडम में। क्लियर? ये 4 चैप्टर ऐसे होते हैं जिनमें से आपसे इसी से क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन कौन सा इंक्लूड है, कौन कौन सा इंक्लूड नहीं है, कौन कौन सा ये है, कौन कौन सा ये है। क्लियर? 4-5 नंबर आपको दिए जाएंगे, नाम दिए जाएंगे और आपको छाटना रहेगा है बस। क्लियर? अब इससे क्वेश्चन ऐसे उठते हैं। क्लियर? इसलिए सबके मेंबर के नाम याद कीजिए आप। क्लियर? अब सुनते ध्यान से, हमने यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे यूकैरियोट, यहाँ पे प्रोकैरियोट था हमारा, बोलिए। और ये हमारे पास सभी मेंबर का नाम लिखना मेरे लिए तकलीफ है। ठीक है, सभी मेंबर का नाम लिखना मेरे लिए थोड़ा तकलीफ का काम है। मैं सिर्फ और सिर्फ किंगडम का नाम लिखूं चलेगा? अरे बोलिए, बहुत ज्यादा स्पीशीज हमारे यहाँ पाए जा रहे हैं, सबके स्पीशीज के नाम लिखना मुश्किल है ना। तो यानी प्रोकैरियोट में कौन से लोग आएंगे एग्जांपल में? मोनेरा। बाकी सब के सब किसमें आएंगे? यूकैरियोट में। यानी मोनेरा के बाद क्या आता है? प्रोटिस्टा, फिर उसके बाद फंजाई, फिर उसके बाद प्लांटिड, फिर उसके बाद एनिमेलिया। ये सब के सब किसके मेंबर हैं? यूकैरियोट के। और मोनेरा किसके हैं? प्रोकैरियोट के। क्लियर? मोनेरा के अंदर की अगर जिक्र करें ध्यान से, मोनेरा के अंदर आपको कुछ बातें बताई जाती हैं। मोनेरा का सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा जाता है? बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम। पहला पॉइंट यही है मोनेरा। यानी मुझे सिर्फ और सिर्फ किसको पढ़ना है? अगर मैंने बैक्टीरिया को पढ़ लिया तो समझिए मोनेरा को पढ़ लिया। मेरी बात समझ आ रही है? यानी मोनेरा में सिर्फ और सिर्फ मुझे किसको पढ़ना है? बैक्टीरिया को पढ़ना है। यानी बैक्टीरिया में सबसे पहला बैक्टीरिया कौन सा आएगा? क्लियर? तो आपने यू बैक्टीरिया का नाम सुना है? यू बैक्टीरिया का नाम सुना है? आपने आर्की बैक्टीरिया का नाम सुना है?
आपने साइनोबैक्टीरिया का नाम सुना है? अरे बोलो भाईजान। आपने माइकोप्लाज्मा का नाम सुना है? दो बातें अगर माइकोप्लाज्मा के बारे में कोई मुझे बता दे, मेरे दिल को सुकून आ जाए। माइकोप्लाज्मा के बारे में दो बातें बताइए। माइकोप्लाज्मा के बारे में जब मैं बता माइकोप्लाज्मा के बारे में दो बातें, दो ही पूछ रहा हूँ। हाँ, पहला पॉइंट तो मिल गया। दूसरा थोड़ा तेज बोलिए। पैथोजेनिक है और क्या है? लिविंग सेल्स है, बट बिलोंग्स टू, अच्छा बिना ऑक्सीजन के किधर रह सकते हैं? और सबसे पहला पॉइंट इस माइकोप्लाज्मा के बारे में लिखेंगे, स्मॉलेस्ट सेल। पहला क्या है? स्मॉलेस्ट सेल्स। दूसरा पॉइंट इनके बारे में लिखना है, लैग सेल वॉल। इनकी सबसे खास बात क्या होता है ना, ये प्लांट किंगडम के अंतर्गत आते थे पहले, और प्लांट किंगडम की सबसे खास बात क्या होती है? सेल वॉल का प्रेजेंट होना। तो सेल वॉल इनके पास नहीं पाया गया, इसलिए इसको बोला जाता है जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। क्या बोला जाता है? हाँ, प्लांट किंगडम का ये जोकर है। क्लियर? क्लियर? बाकी जो बता रहे पैथोजेनिक और एनऑक्सीजेनिक, ये सारी बातें वो मैं जब पढ़ाऊंगा प्रोटिस्टा सारी मनेरा तो उसमें बताऊंगा। क्लियर? अभी के लिए फिलहाल इतना लिखते हैं ना, हम उतना ही ज्ञान आपको देना चाह रहे हैं जितना भी आप ले पाओ। क्लियर? कम जीबी की रैम है, हैंग कर जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत हो जाएगा हमारे लिए। क्लियर? अभी इतना ही नहीं संभाल पा रहे हो तो बीच में और चीजें ऐड ना करो। क्लियर? अपने हिसाब से मैं बहुत थोड़ा थोड़ा ऐड कर रहा हूँ, उसमें भी आपको थोड़ा बहुत तकलीफ होने लगी। क्लियर? मैं उतना ही ऐड करना चाह रहा हूँ जितना आप संभाल पा रहे हो। बोली बात सही है? मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक पॉइंट अभी बता रहा हूँ ताकि ये आगे हमारे चैप्टर को प्रोसीड करने में कोई तकलीफ न दे। क्लियर? कभी भी कोई कहानी अगर मैं बताऊँ इसी आधार पर बताऊंगा। क्लियर? थोड़ी बहुत पहले से बातें पता होनी चाहिए, फिर कुछ बातें नहीं बताएंगे। क्लियर? हो गया? जल्दी जल्दी रिवाइज कर लीजिए। ठीक है? जितना डिफरेंसेस हमने देखा है आपको पढ़ लीजिए, किसी को कोई तकलीफ तो पूछ लीजिए। खत्म हो गया हमारे पास ये डिफरेंस है ना। अरे बोलो, चलिए सुन लेते हैं। अब हम कुछ बातें आप लोग वही प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस होता है। अब प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के बीच में भी डिफरेंस थोड़ा बहुत कर लेते हैं। क्लियर? ज्यादा नहीं, 5 उतना ज्यादा हम लाइन नहीं करना है। ठीक है? अब सिर्फ और सिर्फ इसे जितने क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो हम बताएंगे। यदि अगर हमारे पास बात की जाए किसकी, अगर प्लांट सेल्स की और किसके बीच में, एनिमल सेल्स के बीच में। क्लियर? तो कुछ कैरेक्टर को लेकर के हम करेंगे और एक तरफ हमारा क्या होगा, कैरेक्टर। 5 कैरेक्टर मैं लूंगा। पहला कैरेक्टर सेल वॉल होगा, दूसरा कैरेक्टर हमारे पास क्या होगा, वैक्यूल होंगे, तीसरा हमारे पास स्टोर्ड फूड होगा, फिर उसके बाद सेंट्रियोल होंगे। क्लियर? ऐसे कई सारे होंगे, केवल 5 ही से ज्यादा नहीं लेंगे। क्लियर? तो सबसे पहला आता है हमारे पास क्या, सेल वॉल को लेकर। सबसे पहला कैरेक्टर क्या है हमारे पास, सेल वॉल। चलिए बताइए, प्लांट सेल के पास सेल वॉल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इनके पास
क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट होता है दूसरा कैरेक्टर हमारे पास आता है प्लास्टिड। प्लास्टिड बताइए किसके पास, बोलिए, प्रेजेंट होती है इनके पास। क्लियर? तीसरा कैरेक्टर हमारे पास है वैक्यूल। तीसरा कैरेक्टर हमारे पास क्या है, वैक्यूल। क्लियर? चलिए वैक्यूल इनके पास क्या होते हैं, प्रेजेंट होती हैं इनके पास, जनरली एब्सेंट। ठीक है? होंगी भी तो कैसी होंगी, बहुत ही छोटी छोटी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, सेंट्रियोल। अब बताइए सेंट्रियोल के अंदर प्रेजेंट होती है कि नहीं होती है प्लांट के अंदर सेंट्रियोल? चलिए बताइए सेंट्रियोल के बारे में। एब्सेंट होती है। चलिए प्लांट में दो तरीके के प्लांट होते हैं। अगर हम लोअर प्लांट की बात करें, किसकी बात करें, लोअर प्लांट के अंदर तो प्रेजेंट होती है। क्लियर? अगर हायर प्लांट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अगर हायर प्लांट की बात करेंगे तो एब्सेंट होती है। क्या होती है, एब्सेंट। क्लियर? यानी लोअर प्लांट हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है, और हायर प्लांट यानी हायर में हमारे पास जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म है। क्लियर? हायर प्लांट का मतलब क्या समझते हैं बताइए, जिम्नो एंड एंजियो। ठीक है? इनके अंदर बताइए एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर तो दहाड़ करके प्रेजेंट है। ठीक है? तो प्रेजेंट। क्लियर? पांचवा पॉइंट है फूड स्टोर किस फॉर्म में करती हैं, फूड स्टोर किस फॉर्म में करती हैं, ये स्टार्च की फॉर्म में करती हैं, और ये किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। क्लियर? जल्दी करिए स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर। क्लियर? आराम से पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं। ठीक है? बनाइएगा मत साथ साथ में, नहीं तो धोखा खा जाओगे ना। क्लियर? सबसे ध्यान से यूकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बना रहा हूँ। क्लियर? ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आउटर मोस्ट सेल का आउटर स्ट्रक्चर है, इसको हम सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए, इसको हमने क्या बोला, सेल वॉल बोला। ठीक है? सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। सेल वॉल के बीच बीच में जगह हमने छोड़ दिया है ना, ये कुछ और नहीं, ये प्लाज्मोडेस्माटा है। ये कुछ और नहीं, ये क्या है बताइए, यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर दो सेल्स के बीच में अगर इंटरकनेक्शन करना होगा तो प्लाज्मोडेस्माटा ही एक ऐसा जगह है जहां से कोई भी इंटरकनेक्शन पॉसिबल है। क्लियर? यानी ये जो स्पेस पाई जा रही है। क्लियर? इसके बारे में डिटेल में पढ़ाई करेंगे प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है आउटर मोस्ट, यही हमारा क्या बताइए, यही हमारा क्या बताइए, सेल वॉल। क्लियर? फिर इनके अंदर एक पतली सी जगह गई है, एक रास्ता गया है, एक पतला सा, एक पतला सा, एक पतला सा।
और लेयर गया, ठीक है। ये जो पतला सा गया हुआ है मेम्ब्रेन, इसको हमने क्या नाम दिया बताइए? ये हमारा क्या बताइए? सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे पास सारे एनसीईआरटी पॉइंट यही कवर करेंगे। मैं लिखवाऊंगा एक भी नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, इसलिए मैं बाहर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप व्हाइट बोर्ड पे ध्यान देंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर है, सेकंड आउटर मोस्ट लेयर की लेयर क्या है? ये किसका पढ़ा रहा हूं मैं? प्लांट सेल्स का। यानी यूकैरियोटिक सेल्स में भी अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो किसका पहले पढ़ा रहा हूं बताइए? प्लांट सेल्स का मैं पढ़ाने जा रहा हूं। क्लियर? अभी प्लांट सेल्स का ही नहीं, मैं कॉमन स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं यूकैरियोटिक का। क्लियर? फिर उसके बाद हम ये प्लांट सेल्स से हटाएंगे। अभी मैं कॉमन स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं। बैक्टीरिया भी तो हो सकती है, उसके अंदर भी तो सेल वॉल है। फंजाई भी तो हो सकती है, उसके अंदर भी सेल वॉल है। एल्गी भी तो हो सकती है, उसके अंदर का भी सेल वॉल हो सकता है। क्लियर? फिर उसके बाद हमने ये कहा कि सेल वॉल और प्लस हमारे पास सेल मेम्ब्रेन मिल करके, ठीक है, सेल बाउंड्री बनाती है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लियर? यानी ये अगर आप ये कोई पूछेगा सेल बाउंड्री प्रेजेंट इन या एब्सेंट इन, सेल बाउंड्री किसमें एब्सेंट होती है? तो किसमें एब्सेंट बताएंगे? एनिमल्स में। प्लांट में तो सेल वॉल पाया ही नहीं जाता। जब तक सेल वॉल नहीं पाएगा सेल बाउंड्री बनेगी कैसे? क्लियर? या सेल बाउंड्री का दूसरा नाम, फेवरेट नाम पूछा जाता है सेल इन्वॉल्व। इसी को हम क्या नाम देते हैं? सेल इन्वॉल्व। इसमें किसी को तकलीफ? क्लियर? फिर हमने ये देखा कि ये जो हमारे पास सेल दिखाई दिए, ये पहला क्वेश्चन हो गया। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास इनके अंदर बीचों बीच में, क्लियर, अगर प्लांट सेल है तो एक लार्ज वेक्यूल में बना दूं। बोलिए, इनके पास एक वेक्यूल हमने बना दिया। ये हमारा क्या बताइए? एक वेक्यूल बना दिया। यानी ये धीरे धीरे मैं प्लांट की तरफ भाग रहा हूं। क्लियर? वेक्यूल बना लेंगे। फिर इनके अंदर हमें एक स्ट्रक्चर नजर आई, इनके अंदर हमें एक स्ट्रक्चर नजर आई, इनके अंदर मुझे एक स्ट्रक्चर नजर आ रही है। ये स्ट्रक्चर नजर आ रही है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नजर आ रही है। ठीक है? यानी इसको हमने नाम दे दिया न्यूक्लियस। क्या नाम दे दिया बताइए? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल के नाम पे हमने एक डीएनए बनाया, और डीएनए कैसा बनाया? लीनियर। सर्कुलर बनाया तो गोला बनाता ना। क्लियर? डबल स्टैंडर्ड हो भी डीएनए हमारे पास लीनियर हमने बना दिया। अब हमने ये देखा कि न्यूक्लियस के अंदर की अगर हम बात करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर की बात अगर ध्यान से देखिएगा तो इनकी जो मेम्ब्रेन होती है कुछ इस तरीके की पाई जाती है। क्लियर? ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दिया रेटिकुलेट स्ट्रक्चर, इसको हमने नाम दिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी मैं रफ और स्मूथ पे नहीं जा रहा। क्लियर? यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां से बन रही है बताइए? कहां से डेवलप हो रही है बताइए? कहां से डेवलप हो रही है? क्लियर? कहां से डेवलप हो रही है? ओरिजिनेट फ्रॉम न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही बन रही है। क्लियर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद जैसे ही आगे हम बढ़े, क्लियर, यहाँ पे एक फ्लैट स्ट्रक्चर मुझे नजर आया। क्या नजर आया? एक फ्लैट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके के नजर आने लगे। कुछ इस तरीके के फ्लैट स्ट्रक्चर नजर आने लगे, जिसको हमने नाम दिया गोल्गी बॉडी। कलर नहीं दिखाई दे रहा है? गोल्गी बॉडी दिखाई दे रहा है? हाँ, फेवरेट कलर है ना तुम लोगों का, है ना? दिखाई तो नहीं देगा। कल मैं ऐसे पढ़ा रहा था, अचानक इस पे ग्रीन बोर्ड आया, फिर मैंने चेंज करना चाहा, ब्लैक पे लाने की कोशिश किया। एक लड़की को पिंक दिखाई, कैसे ब्लैक कलर की जगह पिंक कर दीजिए, उस पे लिखिए। ये कंसोल आ गई है, पूरा पूरा बैकग्राउंड पिंक करा रही है, कैसे करके देखिए, एक भी चीज नहीं चल पा रही उस पे। हमने कहा ज्यादा दिमाग में लगा उस पे। क्लियर? सो द वैक्यूल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल के बाद हमने ये बताया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? इनफोल्ड हो जाती है, और इनफोल्ड होने के बाद क्या हो गई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाई, और उसके आगे हमें क्या नजर आया? गोल्गी बॉडी नजर आई। क्लियर? इनके पास छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं बताइए? छोटे छोटे इनके पास ग्रेन्यूल्स नजर आते हैं।
इस ग्रेन्यूल्स को क्या नाम है? राइबोसोम बोल दूं? क्लियर? फिर उसके बाद हमने ये कहा कि इनके पास कुछ चीजें और नजर आती हैं, इनको हमने लाइसोसोम बोल दिया। क्या बोल दिया? लाइसोसोम। फिर उसके बाद इनके पास कुछ स्ट्रक्चर हमें इस तरीके के नजर भी आते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे बताइए? सेंट्रियोल बोलेंगे? बोलिए कहाँ बोलेंगे? जब प्लांट के अंदर हमने बताया है एब्सेंट होते हैं सेंट्रियोल हायर प्लांट में, थोड़ा दिमाग लगाओ क्या कर रहे हैं? क्लियर? तो ऐसे मिटा देना, भावनाओं में बह करके नहीं बनाना, समझ बात? तो यहाँ पे बनाना, जब मैं एनिमल सेल्स बनाऊं तब आप बनाइएगा। क्लियर? अभी वही स्ट्रक्चर मुझे बनाना है जो कॉमन दिखाई दे रहा है। क्लियर? अब कुछ जो बच रहा है हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया भी बच रहा है अभी, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बना लीजिए आप। क्लियर? ये हमारे पास स्ट्रक्चर किसके हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। फिर उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर यहाँ पे पाए जाते हैं, ये किसके होंगे बताइए? क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिक के होंगे। क्लियर? धीरे धीरे जो बच रहा है आगे आप देख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे क्या बच रहा है। इनके अंदर क्या होते हैं कि साइटोप्लाज्म नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है बताइए? साइटोप्लाज्म। क्लियर? और बाकी जो स्ट्रक्चर आपको बच रहे हैं, ठीक है, उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। क्लियर? धीरे धीरे का मतलब क्या है? छोटे मोटे जो राइबोसोम के अलावा प्रोटीनोस बच रहे हैं, न्यूक्लियोसोम, स्टेरोसोम, ठीक है, ये सब बच रहे हैं, उनको आगे चलाएंगे। क्लियर? इतना स्ट्रक्चर पहले ऐसे बना लीजिए ना, कोई चीज छूट रही हो तो आप टेंशन ले लीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़े, अरे बोलो भैया, आगे बढ़े, सुन लीजिए। अब कुछ पॉइंट हमें ध्यान से सुनने, क्लियर? कुछ पॉइंट हमें क्या करने हैं? ध्यान से सुनने। जैसे सबसे पहला पॉइंट भी हम बताने जा रहे हैं कि अगर किसी भी सेल्स के अंदर हम देखते हैं तो मुझे साइटोप्लाज्म नजर आता है। क्लियर? और साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारे के सारे सेल ऑर्गन सस्पेंड किए गए हैं ना, यानी वहीं पे रखे गए। अब जो पुराने साइंटिस्ट थे उनका मानना ये था कि सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गन होते हैं वो ऐसे बिखरे पड़े रहते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड होते हैं। बट बाद में हमें पता चलता है कि नहीं, इसके पीछे साइटोस्केलेटन नाम की चीज होती है, ठीक है, जो एक स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज और बहुत सारी चीजों में फंक्शन में ये मदद करता है साइटोस्केलेटन। तो सबसे पहले हम साइटोप्लाज्म के बारे में ध्यान से सुनिए। साइटोप्लाज्म के बारे में क्या सुनना है कि साइटोप्लाज्म के लिए एक बात कही गई है एनसीईआरटी की सबसे पहली लाइन में कि ये मेन एरेना होता है किसके लिए? हमारे केमिकल एक्टिविटीज के लिए, केमिकल रिएक्शंस के लिए। यानी अगर मेन एरिया की बात करें, एरेना का मतलब जोन होता है, क्या बोला जाता है? मेन एरेना, एरेना को हमने क्या बोला? जोन। और किसके लिए बताइए? केमिकल एक्टिविटी के लिए। हमारी जो केमिकल की एक्टिविटीज होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है, उसकी एक्टिविटी के लिए जो मेन एरिया है वो क्या पता है आपको? साइटोप्लाज्म है। क्लियर? साइटोप्लाज्म के अंदर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो दो तरीके के लोग नजर आएंगे। कितने तरीके के लोग नजर आएंगे? दो तरीके के लोग इनके यहाँ पे नजर आते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो हमें यही नजर आता है कि कुछ लिक्विड फॉर्म में नजर आएंगे, क्लियर, और कुछ हमारे पास कैसे होते हैं? सॉलिड फॉर्म में नजर आते हैं।
कुछ हमारे पास कैसे होते हैं, लिक्विड में और कुछ सॉलिड में। सॉलिड में हमारे पास वही सेल मेम्ब्रेन वगैरह होंगे, क्लियर। और हमारे पास लिक्विड फॉर्म में जितने भी हमारे पास कह सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल होंगे 90% तो वाटर ही होते हैं, क्लियर। यानी हमारे पास लिक्विड में भी हमारे पास क्या होंगे, इसी को तो हम क्या नाम देते हैं, साइटोसोल बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, साइटोसोल, ही तो बोल रहे हैं, क्लियर। यानी हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर कितने तरीके के लोग नजर आए बताइए, दो तरीके के। कौन कौन से बताइए, एक हमारे पास लिक्विड पार्ट और एक हमारे पास सॉलिड पार्ट, ठीक है। और साइटोप्लाज्म को एक बात बोला गया है कैटेगरी, क्या बोला है, मेन एरिना। एरिना का मतलब एरिया या जोन, ठीक है, जहां पर किसी भी तरीके की केमिकल की एक्टिविटीज होती है। ये जो साइटोप्लाज्म है, एक साइंटिस्ट थे परकिंजे, ठीक है। परकिंजे ने बताया था कि किसी भी अगर सेल की बात करेंगे, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, तो अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल एक्टिविटीज हो रही है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म माना जाएगा। अगर केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रही हैं तो वो क्या माना जाएगा, डेड। इसलिए फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ प्रोटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म को बोला गया है, इसी बेसिस। क्लियर, जल्दी करिए, लिखिए। सेल ऑर्गेनेल हमारे पास दो तरीके के, एक डबल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेनलेस और एक सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ डबल मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेनलेस की बात करनी है, ठीक है। और इनको छोड़कर के जितने लोग आएंगे वो सब के सब किस में डाल देंगे हम, सिंगल मेम्ब्रेन में, ठीक है। एग्जांपल लिखा, चलिए सुनिए। अगर हम डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल की बात करेंगे तो सबसे नंबर 1 पे कौन आएगा, न्यूक्लियस। सेकंड नंबर पे कौन आएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। थर्ड नंबर पे कौन आएंगे, प्लास्टिड। और प्लास्टिड में भी वो भी कौन सा, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये किसमें आएंगे, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल में आते हैं, क्लियर। मेम्ब्रेनलेस में हमारे पास कितने लोग आएंगे, दो लोगों के बारे में जिक्र हम पहले कर चुके हैं, कौन कौन से, राइबोसोम और एक के बारे में और सेंट्रियोल के बारे में याद आ रही है। फिर उसके बाद अगर हमारे पास आता है सेंट्रियोल के बारे में बता दीजिए, मेम्ब्रेनलेस में
मेम्ब्रेनलेस सेलुलर डिफाइन, ठीक है सर, क्लियर। यानी दो लोगों के बारे में जिक्र पहले से हो चुकी है, किसके किसके बारे में बताइए, राइबोसोम और किसके बारे में बताइए, सेंट्रियोल के बारे में बता दिया। तो हमारे पास हमने कहा था उधार रह गई है, हम बताएंगे, ठीक है। आपने कभी भी बेसल बॉडी का नाम सुना है? बेसल बॉडी का के बारे में सेट में क्या लिखा है कि बेसल बॉडी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेंट्रियोल। जब सेंट्रियोल मेम्ब्रेनलेस है तो ये भी मेम्ब्रेनलेस हो गया। अरे जब बाल बन जाए बेटा कौन सा चड्डी पहनेगा, समझ आ रही बात? यानी हमारे पास क्या है कि सेंट्रियोल और बेसल बॉडी, सेंट्रियोल से बेसल बॉडी बनी हुई है, क्लियर। तो जब सेंट्रियोल हमारा क्या है मेम्ब्रेनलेस, तो बेसल बॉडी भी तो मेम्ब्रेनलेस होगी, क्लियर। एक लास्ट में जाते जाते हमने आपको बताया होगा ठीक है। इनको छोड़कर बाकी सबके सब किस में आएंगे, सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है। चलिए सिंगल मेम्ब्रेन के बारे में जल्दी जल्दी बताइए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, पेरोक्सिसोम, अरे बोलो, लाइसोसोम्स, वैक्यूल, बोलिए। उसके बाद और कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जो भी होगा लिख लीजिएगा, ठीक है। बेसिकली इतना इंसेट में दिया है, क्लियर। कौन सा? ये भी है उसकी, मेनली हमने याद, ठीक है। सुनते रहिए, अभी बनाएंगे नहीं आप, सिर्फ आपसे मेरी बातों का ध्यान से सुनिए, ठीक है। अभी लिखना नहीं है, आपको समझा रहे हैं। सबसे आउटर मोस्ट में हमारे पास जो भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, उस सेल वॉल को हम प्राइमरी सेल वॉल, हम एक यंग प्लांट सेल को बना रहे हैं। ये कैसा सेल वॉल है बताइए, ये कैसा है बताइए, यंग प्लांट। कैसा सेल है बताइए, यंग प्लांट सेल्स के अंदर जो आउटर मोस्ट में हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इस सेल वॉल को हम बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। अच्छा प्राइमरी को मैं ऐसा लिखूं चलेगा ना, अरे बोलो, हाँ या इसी को प्राइमरी सेल वॉल PCW लिखूं, क्लियर। यानी यंग प्लांट में हमारे पास जो आउटर मोस्ट सेल में सबसे आउटर कवरिंग पाई जा रही है, वो कैसी दिखाई दे रही है आपको बताइए, कैसी आउटर कवरिंग दिखाई दे रही है, ये हमारी प्राइमरी सेल वॉल है। प्राइमरी सेल वॉल की सबसे खास बात क्या होती है, ये थिन होती है। कैसी होती है, थिन होती है और इलास्टिक होती है।
यानी जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होती चली जाती है तो यानी ये धीरे धीरे बढ़ रही है लंबाई में। अगर ये रिजिड होती तो क्या ये बढ़ पाती? नहीं बढ़ पाती। मेरी बात ध्यान से समझ आ रही है आपको? यानी क्या है हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल की अगर हम जिक्र करें तो ये कैसी होती है, तो आप पहला पॉइंट यही बताएंगे ये थिन होती है, क्लियर। और दूसरा पॉइंट बताएंगे ये कैसी होती है, ये इलास्टिक होती है। कैसी होती है? इलास्टिक होती है, क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, जो भी अगर हम सेल वॉल पढ़ाएंगे, जो भी सेल वॉल अगर हम बनाएंगे, अब इसके अंदर ही तो बनेगा सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल, जो भी सेल वॉल बनना है, ठीक है। तो हमने ये कहा कि जब इनका मैच्योरेशन हो रहा होता है, यानी जो ग्रोथ हो रही होती है, तो सेकेंडरी सेल वॉल आर फॉर्म्ड इनर साइड टू द साइटोप्लाज्म। यानी जो सेकेंडरी सेल वॉल होगी वो अंदर की तरफ बनेगी। कहां की तरफ बनेगी? अंदर की तरफ बनेगी। तो ये सेकेंडरी सेल वॉल हमने बनाया, ये सेकेंडरी सेल वॉल हमने बनाया, ये सेकेंडरी सेल वॉल बनाया, ये सेकेंडरी सेल वॉल, ये सेकेंडरी, क्लियर। हमने ये कहा कि हमारे पास जो प्राइमरी सेल वॉल थे, ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट में यंग प्लांट सेल की अगर बात करेंगे तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग दिखाई दे रही है वो कैसी है? प्राइमरी सेल वॉल। अब जब भी कोई भी सेल वॉल बनेगा वो अंदर की तरफ भी बनेगा, यानी इनर साइड की तरफ बनेगा, ठीक है। तो हमने ये कहा कि ये सेकेंडरी सेल वॉल हमारे पास यहाँ बना, सेकेंडरी सेल वॉल ये बना, सेकेंडरी सेल वॉल ये बना, सेकेंडरी सेल वॉल ये बना, सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल बना, क्लियर। जब सेकेंडरी सेल वॉल बन रहे होते हैं तो कई सारे लेयर का डिपोजिशन होता है। क्या बोला? कई सारे सेकेंडरी सेल वॉल बनते हैं, यानी ये S1 बना, पहली बार सेकेंडरी सेल वॉल बना होगा। फिर हो सकता है ये कैसा सेल वॉल, ये भी सेकेंडरी सेल वॉल, ये भी सेकेंडरी सेल वॉल, ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, यानी ये कैसा सेल वॉल? सेकेंडरी सेल वॉल, क्लियर। हो सकता है कि आगे की तरफ भी सेकेंडरी सेल वॉल बन रहा हो, बनता चला जा रहा हो, यानी ये एक तरीके की थिक लेयर बनती चली जा रही है, क्लियर। ये आगे चल करके टर्शियरी सेकेंडरी सेल वॉल, यानी प्राइमरी सेकेंडरी सेल वॉल भी हो सकती है, सेकेंडरी सेल वॉल, यानी ये सब के सब किस में आएंगे बताइए हमारे पास? सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। और सेकेंडरी सेल वॉल की सबसे खास बात क्या होती है? ये कैसी होती है बताइए? ये थिक होती है। कैसी होती है? थिक होती है और ये रिजिड होती है। अब तो समझ में आ गया जो एनसीईआरटी ने डिफिनेशन लिखी है कि आउटर मोस्ट कवरिंग एंड थिक एंड रिजिड सेल वॉल, किस बेसिस पे बोला है? सेकेंडरी सेल वॉल के बेसिस पे बोला है। समझ में आएगा? अब आप तक अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्राइमरी और सेकेंडरी से ही पूछे गए हैं। एक बार एआईपीएमपी 2009 हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स कर दिया ना। हां, 2009 में हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा गया था, टर्शियरी सेल वॉल कहां पर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, उसकी भी जिक्र कर लें यहीं पे। आया तो करीब है कि नहीं तो नाराज हो जाए बेचारा। यानी ये कैसा सेल वॉल? टर्शियरी सेल वॉल, ठीक है। ये आप तक नहीं आएगा, क्लियर। आएगा उसमें लिखा दे रहा हूं, प्रेजेंट इन ट्रैकेट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के ट्रैकेट्स में पाया जाता है, इससे ज्यादा आप तक नहीं पूछेगा, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास ये प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल, यहीं तक आपसे पूछा जाएगा, क्लियर। अब ये जो दो सेल हैं, दोनों सेल्स को मिलाने वाले जो बीच में सीमेंटिंग सब्सटेंस नजर आ रहे हैं उसको हमने क्या बोला? मिडिल लैमेला बोला। चलिए बताइए मिडिल लैमेला किस में प्रेजेंट होंगे? क्लियर। क्या प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होंगे मिडिल लैमेला? क्यों नहीं होंगे? बैक्टीरियल सेल वॉल नहीं है। प्रोकैरियोट में सेल वॉल होंगे कि नहीं? मिडिल लैमेला पाया जाए कि नहीं? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म पूछा गया क्वेश्चन भाई। मिडिल लैमेला ही हमें ये बताता है कि मल्टी सेलुलर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मल्टी सेल्स को जोड़ने का काम कर रहा है। सीमेंटिंग सब्सटेंस बोला है, एक सेल किससे जुड़ेगा भाई? दिमाग लगा करो, समझ आ रही बात? यानी मिडिल लैमेला, दो बातें याद रखनी मिडिल लैमेला के बारे में बस, जहां से क्वेश्चन कभी तक कभी कोई वहां तक गहराई तो नहीं पूछा जाएगा। मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन कब होता है? जब साइटोकाइनेसिस होती है तब।
यानी जब सेल दो सेल्स बन रहे होते हैं, अलग अलग हो रहे होते हैं, उसी दौरान हमारे पास अगर प्लांट सेल है तो वो क्या करता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है, और सेल प्लेट का फॉर्मेशन जैसे ही होता है उसी दौरान मिडिल लेवल भी बना जाता है। क्यों? क्योंकि दो सेल्स तो बन रहे हैं, बट दोनों सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? मिडिल लेवल की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? तो मिडिल लेवल का फॉर्मेशन कब होता है? ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मिडिल लेवल किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो मल्टीसेलुलर का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्लियर? और तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा मिडिल लेवल बना किसका होता है? मेनली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। क्लियर? 3 पॉइंट मिडिल लेवल के बारे में याद रखना है। क्या याद रखना है? पहला पॉइंट हमें ये याद रखना है कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम पेक्टेट। किसके बने होंगे बताइए? या तो कैल्शियम पेक्टेट के बने होंगे या तो मैग्नीशियम पेक्टेट के बने होंगे। क्लियर? आपके एनसीईआरटी में कैल्शियम पेक्टेट लिखा है। क्लियर? दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया? ये सीमेंटिंग सब्सटेंस है, सीमेंटिंग सब्सटेंस है, ठीक है, और ये किसमें मदद करता है? हेल्प इन जॉइनिंग ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स। दो एडजेसेंट सेल्स को जोड़ने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो कौन है बताइए? मिडिल लेवल है। क्लियर? थर्ड पॉइंट की अगर बात करेंगे तो थर्ड पॉइंट में क्या है बताइए? थर्ड पॉइंट इट फॉर्म्ड ड्यूरिंग कब बताइए? साइटोकाइनेसिस। ये बनेगी कब? साइटोकाइनेसिस के दौरान। क्लियर? फ्रेगमोप्लास्ट बनाता है। क्लियर? एक लास्ट क्वेश्चन अगर इनसे पूछना भी होगा तो कौन पूछेगा बताइए? और क्या बताया? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मल्टीसेलुलर। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ मल्टीसेलुलर। क्या समझे? इससे ज्यादा आज तक कोई पूछा नहीं, ना पूछेगा। क्लियर? मेनली आपके एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में जिक्र किया है, इसके बारे में जिक्र किया है बस, और सरप्राइज की बात पूछा यहां से। क्लियर? जो लिखा गया है उससे पूछा ही नहीं गया। समझ में आया? दूसरा पॉइंट, क्या मैं सेकेंडरी से नॉन को इस तरह बनाऊंगा तो बेवकूफी होगी, वही तो चीज यहां पे है। क्लियर? तो टाइम वेस्ट ना करते हैं, जैसे फोटोकॉपी है उतार देते हैं। क्लियर? इसके सबसे अंदर की लेयर क्या होगी हमारे पास? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन लिख लेंगे यहाँ पे। क्लियर? ये हमारा क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर मत समझिएगा। क्लियर? सेल मेम्ब्रेन। जल्दी करिए। सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है, सुने थे
प्राइमरी सेल वॉल नहीं होती, इलास्टिक होती है और ग्रोथ करने की कैपेबिलिटी रखती है, ठीक है। जब ग्रोथ हो रही होती है तो धीरे धीरे प्राइमरी सेल वॉल खत्म होती रहती है, डिमिनिश होती जाती है और सेकेंडरी सेल वॉल बनती रहती है। और जब एक बार सेकेंडरी सेल वॉल बन गई तो सेल क्या हो गया, यंग सेल मैच्योर हो गया, ठीक है। और एक बार मैच्योर हो गया तो हमने बताया मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होती है, जो डिवीजन करने की ग्रोथ रखती हैं, कैपेबिलिटी रखती हैं। तो सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होती है किसके अंदर, मेरिस्टेमेटिक के अंदर। क्यों? क्योंकि अभी हम ग्रोथ पीरियड में चल रही है, ठीक है, मैच्योर नहीं होना चाहती। और ये क्या होती है, मैच्योर सेल्स में प्रेजेंट होती है, क्लियर। ये सारे पॉइंट हमें से याद रखने हैं। कोई हमें थिकनेस ऑर्डर बता देगा सेल वॉल का? सबसे ज्यादा थिकनेस कौन सा सेल वॉल की है? हाँ, फिर उसके बाद थिकनेस ऑर्डर बताइए। सबसे पहले सेकेंडरी सेल वॉल, फिर उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल, फिर उसके बाद टर्शियरी सेल वॉल, क्लियर। कई बार टर्शियरी तो फेल हो जाता है ना, प्रेजेंट ही नहीं होता। ये किससे मिलकर बना हुआ है, हेमिसेलुलोज एंड जाइलेम से मिलकर, ठीक है। पूछा नहीं जाएगा बट ये याद रखना है आपको, पूछ लिया तो गलती से, क्लियर। सेल वॉल के बारे में दो चार पॉइंट लिख लेंगे आप, लिखना स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल, सेल वॉल के बारे में दो चार पॉइंट जल्दी लिखना स्टार्ट करेंगे। आउटर मोस्ट लेयर, बोले बात सही है। रिजिड एंड सॉलिड स्ट्रक्चर, बोले बात सही है। नॉन लिविंग मटेरियल या नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, क्या सही है, क्लियर। कवरिंग दिस सेल मेम्ब्रेन, क्या सही है, सेल मेम्ब्रेन को कवर कर रही है। ये चार पॉइंट एनसीईआरटी की पहले शुरुआत में लिखी गई है, क्लियर। जल्दी करिए सर। क्लियर हो गया। परमिएबल, ठीक है। नॉन लिविंग है तो परमिएबल तब के लिए, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन हमारा सेलेक्टिव परमिएबल, ठीक है। अच्छा, परमिएबल और इम्परमिएबल और नॉन परमिएबल में डिफरेंस है कुछ?
अब बताइए परमिएबल मेम्ब्रेन लिविंग होती है नॉन लिविंग होती है? क्या होती है? नॉन लिविंग होती है। देख करके बताइए ना। और इम्परमिएबल मेम्ब्रेन लिविंग होती है नॉन लिविंग? इम्परमिएबल लिविंग होती है। सेमी परमिएबल क्या होती है? जिंदा होती है मरी? आधा जिंदा आधा मरा है ना। परमिएबल मरा हुआ, इम्परमिएबल जिंदा, सेमी परमिएबल आधा जिंदा आधा मरा हुआ। गजब का लॉजिक लगा देते हैं। चलिए जितने भी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं सब सेपरेट होते हैं, जितने भी इम्परमिएबल होते हैं वो लिविंग होते हैं, और जितने भी सेलेक्टिव परमिएबल होते हैं सेमी परमिएबल होते हैं वो भी लिविंग होते हैं। ठीक है। सेम ऐसे सपोज दैट अगर कोई भी हम मरा हुआ है इंसान है, उसके इस तरफ कूदोगे उस तरफ कूदे कुछ बोलेंगे नहीं। अगर ये जिंदा हो तो कूद करके दिखाओ, पहले 2 हाथ लगाएगा कनपट्टी के नीचे। क्लियर? या फिर वो सेलेक्ट करेगा किसको कूदना है किसको नहीं कूदना है ना। बोले बात सही है? यानी क्या है कि सेलेक्ट जो कर रहा है वो भी तो लिविंग की प्रॉपर्टी है। बोले बात सही है? चलिए सेल वॉल ये हमने पढ़ाया। सेल वॉल का कुछ फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। फंक्शन ठीक है। चलिए पहला फंक्शन बताइए। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट या सेफ ना, पहले लिख लेते हैं सेफ, कोई बोल गया कुछ बात को काटेंगे। ठीक है। प्रोवाइड सेफ एंड स्ट्रक्चर, जितने भी सेफ एंड स्ट्रक्चर होते हैं वो प्रोवाइड कर रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये भी बता सकते हैं ये प्रोवाइड करता है क्या बताइए? मैकेनिकल सपोर्ट भी, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी दे रहा है। ये क्या दे रहा है बताइए? मैकेनिकल सपोर्ट या मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट ये प्रिवेंट करता है फ्रॉम, किससे प्रिवेंट कर रहा है बताइए? मैकेनिकल इंजरीज वगैरह हो जाए, चोट वगैरह लग जाए या फिर इन्फेक्शन हो जाए इनसे, तो प्रिवेंट फ्रॉम किससे बताइए? मैकेनिकल इंजरी एंड इन्फेक्शन। ये मैकेनिकल क्या करता है? इंजरीज और इन्फेक्शन से हमें बचाता है। जल्दी करिए थोड़ा। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये प्रोवाइड करता है बैरियर फॉर, किसके लिए बैरियर का मतलब अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल। अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल को क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है, आने नहीं देता। ठीक है। खराब मटेरियल अगर अंदर आना चाह रहे हैं तो उनको आने नहीं देगा। क्लियर? अब कहोगे सर जी इन पर परमिएबल है तो कैसे आने नहीं दिया? समझ रहे मेरी बात? किसी के मन में डाउट हुआ? अरे बोलिए। इतने सॉलिड स्ट्रक्चर है कोई वो क्रॉस ही नहीं कर पाता मटेरियल। क्लियर? हो गया? अब कुछ बातें हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड कर रहे हैं। ध्यान सुनिए। हमने ये कहा कि ये हमारे पास एक सेल में बना रहा है। ये हमारे पास क्या है? प्राइमरी सेल वॉल है। ठीक है। जब सेकेंडरी सेल वॉल बन रहा था, क्या बोला मैंने? जब सेकेंडरी सेल वॉल बन रहा था, सेकेंडरी सेल वॉल बन रहा था, ये सेकेंडरी सेल वॉल बना दिया मैंने। कुछ फर्क नजर आ रहा है क्या सेकेंडरी सेल वॉल में? बोलो क्या नजर आ रहा है? कुछ छेद नजर आ रहा है, यानी इसी छेद को हम नाम देते हैं पिट।
क्या बोलते हैं? पिट। पिट का मतलब गड्ढा, ठीक है। यानी इस पिट के अंदर मुझे क्या नजर आया? इस पिट के अंदर मुझे क्या नजर आया? जो प्राइमरी सेल वॉल है वो क्या है? प्रेजेंट है ना। और सेकेंडरी सेल वॉल क्या है बताइए? सेकेंडरी सेल वॉल क्या है बताइए? बोली बात सही है। यानी जब सेकेंडरी सेल वॉल बन रहा होता है तो कई जगह पे उस मटेरियल का डिपोजिशन नहीं हो पाता, तो सिर्फ और सिर्फ मुझे प्राइमरी सेल वॉल नजर आती है, सेकेंडरी सेल वॉल नजर नहीं आती है। उसी गड्ढे को हमने क्या नाम दिया? पिट नाम दिया। क्लियर? कई कई जगह पर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एब्सेंट नजर आ रहे हैं, ठीक है। इस जगह को मैं क्या नाम दूं? इस जगह को मैं क्या नाम दूं? परफोरेशन नाम देते हैं। इस जगह को क्या नाम देते हैं? परफोरेशन। परफोरेशन का मतलब क्या समझिए बताइए? प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी सेल वॉल दोनों के दोनों क्या है बताइए? एब्सेंट। क्लियर? मैं बोली बात सही है। यानी हमने ये कहा कि अगर हम किसी फिर इसके बाद क्या आएगा बताइए हमारे पास? फिर उसके बाद क्या नजर आया? सेल मेम्ब्रेन नजर आएगा, ठीक है। सेकेंड टर्सरी क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं? क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है टर्सरी, ठीक है। हम फोकस रहते हैं किस पे? सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी पे। क्लियर? जब हमारे पास यंग कोई भी प्लांट सेल होता है तो धीरे धीरे जब मैच्योर होने लगता है तो प्राइमरी सेल वॉल जो होते हैं धीरे धीरे खत्म होती है। तो आपके एनसीईआरटी में लिखा है ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ अ यंग प्लांट सेल्स प्राइमरी सेल वॉल आर ग्रेजुअली डिक्रीजेस, ठीक है, या डिमिनिश्ड, ग्रेजुअली डिमिनिश्ड, एंड द सेकेंडरी सेल वॉल आर फॉर्म्ड टुवर्ड द इनर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की तरफ क्या बनने लगती है? सेकेंडरी सेल वॉल बनने लगती है। क्लियर? और यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल धीरे धीरे क्या होने लगती है? डिक्रीज, यानी धीरे धीरे पतली हो जाएगी, खत्म होती चली जाएगी। पतली कैसे हो गई? इलास्टिक थी तभी, अगर कठोर होती तो शायद ना कर पाती है। समझे मेरी आ रही बात? थीन और इलास्टिक इसीलिए मैंने लिखाया था। क्लियर? मैं यही बात समझाने की कोशिश की, एनसीईआरटी की यही लाइन कि यंग प्लांट सेल जब मैच्योर हो रहा होता है तो प्राइमरी सेल वॉल डिक्रीज क्यों हुई? क्योंकि ये थीन और इलास्टिक थी। अगर ये सॉलिड और स्ट्रक्चर में होती एकदम बहुत ही ज्यादा डार्क में प्रेजेंट होती तो शायद ऐसा ना हो पाता। क्लियर? बनाइए जल्दी। औजार लाते हो क्या यार तुम? हाँ, डरा रहे हो, छोड़ दे रहे हैं क्लास डिस्कस कर लो। तुम लोग बोलते हैं और औजार गिराने लगते हो, तलवार ऐसे ऐसे पीटने लगते हो। समय हो गया है क्या? तो बता दिया सर समय हो गया है, ये डराने की कैसे लगती है?
इसका लिंक कहाँ तक रखते हैं ना, मिडिल लेवल वगैरह अच्छे से, और सेल वॉल कहाँ पे कैसा प्रेजेंट होता है, क्लियर। डीपीपी लगा करके आइएगा, कल से चेक भी करेंगे, ठीक है। हमारा डीपीपी जो होना चाहिए वो सेल वॉल तक लग जाना चाहिए था, ठीक है, और इंट्रोडक्शन पार्ट समझ आ रही बात।